मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि फ्यूचर में रोबोटिक साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी और इंसान कुछ खास रोबोट्स की हेल्प से अपनी रियल लाइफ को आर्टिफिशियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और इन रोबोट्स का नाम सरोगेट्स होगा। ये सरोगेट्स बिल्कुल ह्यूमंस की कॉपी होंगे जिनको ह्यूमंस के ब्रेन से एक ऐसी डिवाइस की हेल्प से लिंक किया जाएगा जिनके अंदर 100 से भी ज्यादा सेंसर्स होंगे और जब इंसान एक चेयर जैसी डिवाइस पर बैठेंगे तो वो सारे सेंसर्स उनके ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी इंसान सोचेंगे सरोगेट्स वो काम कर सकेंगे। यानी ह्यूमंस एक ही ब्रेन की हेल्प से दो बॉडीज को कंट्रोल करने के काबिल होंगे। असल में इन रोबोट्स यानी सरोगेट्स की इन्वेंशन डॉक्टर लायनल कैंटर ने डिसेबल लोगों के लिए की थी ताकि वो भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लाइफ गुजार सके। और फिर सिर्फ 3 साल बाद इन सरोगेट्स को मिलिट्री में भी यूज किया जाने लगा और जैसे जैसे इन सरोगेट्स की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ी तो इनको आम इंसानों के लिए लेना भी आसान हो गया क्योंकि इन सरोगेट्स का रेट बहुत चीप हो गया और इस चीज ने ह्यूमंस की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोगों ने अपने सरोगेट्स को ही काम करने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया और फिर आखिर वो अपने सरोगेट्स पर ही डिपेंड हो गए और अब वो अपना काम बाहर जाए बगैर भी कर सकते थे, जिससे डिसीज और क्राइम रेट बहुत ही कम हो गया। और इन सरोगेट्स की हेल्प से इंसान वैसा ही दिखते थे जैसा वो चाहते थे बगैर किसी प्लास्टिक सर्जरी या फिर एक्सरसाइज के। और फिर इस इन्वेंशन के 7 साल बाद सरोगेट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का ये दावा था कि दुनिया में 98% लोग सरोगेट्स को ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। लोग अपने सरोगेट्स का ही यूज करते थे और खुद बहुत कम ही बाहर जाते थे, यहाँ तक कि लोगों के सरोगेट्स ही आपस में एक दूसरे से मिला करते थे क्योंकि सरोगेट्स का यूज अब एक फैशन बन चुका था। लेकिन सब लोग इस से खुश नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि इंसानों को अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए और इन लोगों ने यूएस में काफी जगहों पर सरोगेट्स फ्री जोन बनाए हुए थे जिसको उन लोगों का लीडर जिसका नाम प्रॉफिट था वो लीड किया करता था। और अब उस सरोगेट को इन्वेंट हुए 14 साल गुजर चुके थे। सरोगेट्स ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ थे। इसके बाद मूवी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लब जा रहा था लेकिन वो अपने डैड से झूठ बोल देता है कि वो ओपेरा देखने जा रहा है और फिर क्लब में जाकर वो एक बालकनी से जंप कर देता है लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती और वो बिल्कुल सीधा लैंड करता है। तब हमें पता चलता है कि असल में वो भी एक सरोगेट ही है। वो पार्टी में एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और फिर वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें एक बाइक पर बैठा हुआ आदमी एक खास डिवाइस की हेल्प से मार कर चला जाता है। और जब वहाँ पुलिस आती है तो वो देखती है कि बॉय सरोगेट की चिप तो बिल्कुल जल गई है लेकिन गर्ल सरोगेट की चिप से उन्हें उसकी ऑनर का पता चल जाता है। और तब पुलिस ऑफिसर उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस सरोगेट का ऑनर असल में एक मिडिल एज मैन था जो अपनी लिंक्ड सरोगेट की वजह से मर गया था और ये इतने सालों में पहला मर्डर था जिसकी वजह से डिटेक्टिव टॉम काफी हैरान था। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को ट्रेन में देखते हैं जहां उसके आसपास खड़ा हर कोई सरोगेट था और यहाँ घर आने पर वो अपने ऑनर के लिए पानी लेकर आता है। यानी हमें पता चलता है कि टॉम भी असल में एक सरोगेट ही था और वो एक फैटी मिडिल एज मैन था जो अपने लिए एक गुड लुकिंग स्मार्ट सरोगेट का यूज करता था। अपने सरोगेट को उसकी असली पोजीशन पर खड़ा करने के बाद टॉम अपनी वाइफ से मिलने जाता है जहां उसे अपनी वाइफ से पहले उसकी सरोगेट मिलती है। टॉम काफी टाइम से उससे नहीं मिला था बल्कि वो सिर्फ उसकी सरोगेट से ही बात किया करता था और आज वो अपनी वाइफ की सरोगेट से कहता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस पर जाना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ वेकेशंस पर भी अपनी सरोगेट को ही भेजना चाहती थी और वो कहती है कि उसे सरोगेट के साथ भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर जाने पर उसे मरा हुआ पाते हैं और वो भी उसी कंट्रोल चेयर पर था जिससे वो सरोगेट्स को कंट्रोल करते थे। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स अब इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब उनको पता चलता है कि जब किसी सरोगेट को मारा जाता है तो उनका ऑनर भी मर जाता है लेकिन ये स्टेटमेंट भी उन्हें ठीक नहीं लगती क्योंकि जो सरोगेट्स फील करते थे वो उनके ऑनर्स फील नहीं कर सकते थे। लेकिन उन सरोगेट्स के मरने पर खुद इंसान फिर कैसे मर सकते थे। यहाँ डिटेक्टिव टॉम और उसके साथियों को पता चलता है कि जिस लड़के का अभी मर्डर हुआ है वो असल में लायनल कैंटर का बेटा है जिसे हमने पहले सीन में चेयर पर देखा था। यानी वो उस इंसान का बेटा था जिसने सरोगेट्स इन्वेंट किए थे। अब डिटेक्टिव टॉम उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और कैंटर के ऑफिस में वो उनके सरोगेट से ही मिलते हैं और यहाँ उनको पता चलता है कि डॉक्टर एट अ टाइम 7 सरोगेट्स यूज कर रहे हैं जो कि इलीगल है। लेकिन अब क्योंकि वो सरोगेट्स इन्वेंटर थे इसीलिए पुलिस उनकी इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि जिस टाइम उस लड़के का मर्डर हुआ था उस टाइम भी वो अपने फादर के ही एक सरोगेट को
को कंट्रोल कर रहा था। यानी कि जिसने भी उस लड़के को मारा था वो असल में डॉक्टर कैंटर को ही मारना चाहता था। इसके बाद डिटेक्टिव सरोगेट्स बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ उस कंपनी का ऑनर उनकी बात को गलत कहता है, ये कहकर कि एक सरोगेट अपने ऑनर के लिए 100% सेफ है, क्योंकि उन सरोगेट्स को इंसानों का ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI के कंप्यूटर पर उन्हें उस आदमी की पिक्चर मिल जाती है जिसने पहले सरोगेट को मारा था, और अब वो उसके नाम का पता लगवाते हैं। अब किसी अननोन कंप्यूटर ऑपरेटर ने सब सरोगेट का माइंड कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया था, जिससे वो कभी भी दुनिया के सारे सरोगेट्स को रोक सकता था। यहाँ FBI के लोग उस किलर का पता लगवा लेते हैं, और जैसे ही टॉम उसकी टीम को पकड़ने जाता है तो वो सब एक खास वेपन से उन सारे ऑफिसर्स को मार डालते हैं। अब क्योंकि वो सब लोगों के सरोगेट्स थे इसीलिए उन्हें बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर टॉम का फ्रेंड भी मारा जाता है, और जैसे ही टॉम उसके सरोगेट की तरफ आगे बढ़ता है तो वो किलर टॉम के सरोगेट को भी मार डालते हैं, जिसकी वजह से असल टॉम को काफी चोट आती है और वो कंट्रोल चेयर से उठकर अभी थोड़ी ही दूर जाता है कि बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उस किलर और उसके ग्रुप का पता चलता है। वो किलर एंटी सरोगेट कम्युनिटी से लिंक्ड था, और उसका लीडर उस किलर से पूछता है कि क्या तुमने टॉम को सब कुछ बता दिया, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये सारे मर्डर्स ये लीडर ही करवा रहा है। अब उस किलर की बहुत कहने की बात भी कि उसने लीडर के बारे में टॉम को कुछ नहीं बताया, लीडर उसे मार डालता है। यहाँ हॉस्पिटल में टॉम को बताया जाता है कि उसे कुछ दिनों के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी केस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिन है, इसीलिए अब वो बहुत सालों बाद विदाउट सरोगेट बाहर आता है और सरोगेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है उस वेपन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। टॉम उनके लीडर से उस किलर का नाम लेकर उसके बारे में पूछता है और उसे उसकी पिक्चर भी दिखाता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि हमने इस आदमी को कभी भी नहीं देखा। इतने में ही उस लीडर के गार्ड्स को शक हो जाता है कि टॉम एक पुलिसमैन है, इसीलिए वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। और अब टॉम उस एरिया से निकल आता है और रास्ते में उसे कैंटर का सरोगेट मिलता है, जो उससे अपने बेटे की मर्डर के केस की प्रोग्रेस पूछ रहा था। और फिर वो टॉम को मशवरा देता है कि पहले वो उस वेपन को ढूंढे जिससे सरोगेट्स और इंसान मर रहे हैं, और इस तरह से उसका केस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में कोई टॉम की डिटेक्टिव साथी जेनिफर को भी उसके घर में जाकर मार देता है, और मारने वाला उसके सरोगेट को कंट्रोल करने लग गया था, पर ये बात अभी तक कोई भी नहीं जानता था। नेक्स्ट सीन में टॉम आर्मी जनरल से मिलता है और उनसे वेपन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो वेपन सरोगेट्स के सॉफ्टवेयर पर अटैक करता है, जिससे उसका कंट्रोलर भी मर जाता है। वो कहता है कि ये वेपन बहुत खतरनाक है, इसीलिए अब इसकी प्रोडक्शन और यूज को बंद कर दिया है। पर टॉम उसे बताता है कि एंटी सरोगेट सोसाइटी अभी भी इसे यूज कर रही है, और अब आर्मी के लोग उनसे इस वेपन को वापस लेने जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा से जेनिफर सरोगेट को देखते हैं, जहाँ उसे प्रॉफिट यानी एंटी सरोगेट सोसाइटी के लोगों से उस वेपन को वापस लेने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि अब वो उन्हीं के कंट्रोल में थी और उन्हीं के ग्रुप का पार्ट थी। इसके बाद टॉम अपनी वाइफ की सरोगेट के पास जाता है, जो काफी बूढ़ी थी और अपनी सरोगेट की बिल्कुल ऑपोजिट लग रही थी। उसने अपने आप को सरोगेट लाइफ में कैद कर लिया था जब से उसके बेटे की डेथ हुई थी, और टॉम भी अभी तक अपने बेटे की डेथ को लेकर काफी दुखी था। यहाँ प्रॉफिट से वो वेपन लेने के लिए आर्मी उस पर अटैक कर देती है, और उसे शूट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लीडर भी एक सरोगेट ही है और उसे भी कोई और ही लीड कर रहा है। दूसरी तरफ हम कैंटर को देखते हैं, जो प्रॉफिट को मारने वाले आदमी को मॉनिटर कर रहा था, और यहाँ हम पर रिवील होता है कि प्रॉफिट भी कैंटर का सरोगेट है, यानी एंटी सरोगेट सोसाइटी भी उसी की बनाई हुई थी, क्योंकि उसने ये इन्वेंशन हैंडीकैप लोगों के लिए बनाई थी, दुनिया को फ्रीज करने के लिए नहीं, और अब वो ये सब कुछ ठीक करना चाहता था। यहाँ टॉम अब अपने साथी जेनिफर की सरोगेट से मिलता है, जिसे अब कैंटर कंट्रोल कर रहा था, और वो टॉम को बताती है कि कैंटर के बेटे को सरोगेट बनाने वाली कंपनी के ऑनर ने मारा है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि कैंटर सरोगेट के यूज को खत्म कर रहा है, जिससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसीलिए उन्होंने कैंटर को मारने का इरादा किया, लेकिन गलती से उसके बेटे को मार दिया। कैंटर अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी था, इसीलिए वो सबको मारने का इरादा करता है, और कैंटर के कहने पर ही, यानी उस प्रॉफिट की शक्ल में कैंटर ने ही अपने सरोगेट को मारने का कहा था, लेकिन गलती से उस आदमी ने कैंटर के बेटे को ही मार दिया, जिसका मतलब ये था कि कैंटर ही अपने बेटे का कातिल है, और इसीलिए उसने बिना वजह ही उस आदमी को मार दिया, जिसे सब समझ रहे थे कि प्रॉफिट ने मारा है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।